हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो या एमकॉम के स्टूडेंट हो, अगर आपको कंपनी लॉ ये सब्जेक्ट है या कंपनी अधिनियम ये सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन बनने वाला है, ये पेपर में आने वाला है। सर क्या है वो क्वेश्चन? तो कंपनी का अर्थ बताकर उसकी विशेषताओं को बताइए। जब भी मैंने बीकॉम के बहुत सारे जितने जैसे हर सेमेस्टर में एग्जाम दिया और जहाँ पे भी मुझे कंपनी लॉ या कंपनी से रिलेटेड कुछ सीखने को मिला, वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर आया है और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है और हम डिटेल में बात करेंगे और समझते हुए चलेंगे। सो एंड तक बने रहिए और हम समझते हैं कि क्या होती है कंपनी। तो सबसे पहले जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या कि कंपनी से हम क्या समझते हैं वो पढ़ेंगे और कंपनी की विशेषताएं क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, साधारण अर्थ में कंपनी या प्रमंडल से आशय व्यक्ति के ऐसे ऐच्छिक संघ से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित हुआ है। मतलब बोलने का मतलब ये कि जब बहुत सारे लोग किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपस में मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर क्या करते, किसी एक ऐच्छिक संगठन बनाते। मतलब ऐच्छिक का मतलब क्या? अपनी इच्छा से मिलकर कोई संगठन बनाते हैं तो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। ऐसा संघ कला, विज्ञान, धर्म, राजनीति अथवा वैद्य कारोबार के लिए स्थापित किया जा सकता है। और ये संघ का निर्माण क्यों किया जाता है? तो कला के लिए, कोई विज्ञान के लिए, धर्म, राजनीति वगैरह या कोई कारोबार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए ऐसे संघों को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो व्यक्तियों का ऐसा ऐच्छिक संघ समामिलित या गैर समामिलित हो सकता है। समामिलित और गैर समामिलित का मीनिंग ये है कि या तो उसका रजिस्ट्रेशन किया गया होगा या तो नहीं किया होगा, ऐसे हो सकता है। किंतु यहाँ पर हमारा आशय किसी समामिलित कंपनी से, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो जिसमें कानूनी, कृत्रिम व्यक्ति अथवा वैधानिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। तो कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? तो जैसे कि आपने पढ़े होंगे, एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति और एक होता है हमारा कृत्रिम व्यक्ति जो निसर्ग से बना है। जैसे कि हम लोग तो हम हो गए, हम प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल पर्सन हो गए। तो कृत्रिम व्यक्ति कौन? जो हमने बनाए। जैसे कंपनी हम बनाते हैं, बैंक हम बनाते हैं, स्कूल कॉलेजेस हम बनाते हैं, हॉस्पिटल हम बनाते हैं, बट इनका एक वजूद होता है। कानून की नज़रों में एक व्यक्ति कहलाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है अथवा वैधानिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान हो। और एक व्यक्ति होता है कंपनी लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में। इस प्रकार तकनीकी अर्थों में कंपनी से आशय सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाए गए व्यक्तियों के ऐसे ऐच्छिक संघ से है जो कानून का कृत्रिम व्यक्ति अथवा वैधानिक व्यक्ति के रूप में से मान्यता प्राप्त हो। मतलब बोलने का मतलब ये कि कंपनी यानी क्या? तो एक ऐसा ऐच्छिक संगठन जहां लोग अपनी मर्जी से इकट्ठा होते हैं और एक कानून के द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, उसी हम क्या बुलाते हैं? कंपनी बुलाते हैं। इसके विधान द्वारा निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। कानून इसे क्या करता है? कुछ अधिकार देते हैं, कुछ दायित्व देते हैं तथा अस्तित्व स्थायी एवं सदस्य से पृथक होता है। अस्तित्व स्थायी होना मतलब क्या होना? तो जो कंपनी होती है वो अलग मानी जाती है, मतलब वो लंबे समय तक चलती है। पहली चीज़ तो स्थायी अस्तित्व होती है, मतलब वो सालों साल चलती है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे नहीं, वो 50 साल 100 साल ऐसे चलती है, ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है। इसलिए इसका अस्तित्व क्या होता है? स्थायी होता है। इसका ऑनर की अगर डेट भी हो जाए, संचालक की डेट हो जाए, संचालक मतलब डायरेक्टर्स की डेट हो जाए, अंशधारकों की डेट हो जाए, कोई निवृत्ति ले ले या फिर कोई शेयर बेच दे, सरेंडर कर ले, मतलब समर्पण कर दे अंशों का, मतलब कुछ भी हो जाए, कंपनी के सदस्यों को क्या होता है? संचालकों को क्या होता है? अंशधारकों को क्या होता है? इससे कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का अस्तित्व क्या होता है? स्थायी होता है और सदस्यता पृथक होती है। मतलब जो कंपनी के सदस्य होते हैं, मतलब कंपनी का अंशधारक होते हैं, वो अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। अगर मैंने ये रिलायंस कंपनी का अंश खरीदा तो मैं रिलायंस कंपनी का एक अंशधारक हूँ, मैं सदस्य हूँ, तो रिलायंस कंपनी मेरी नहीं हुई, रिलायंस कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ। मतलब इसके सदस्य क्या होते हैं? पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्यापक अर्थ में बताया गया डिटेल में कि कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। तो ये क्या है? कंपनी या संयुक्त
एक ऐसी कंपनी है जो पूंजी लेके क्या करती है, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करती है। एक ऐच्छिक संस्था है। ऐच्छिक संस्था मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, खुद आके बना रहे हो। और इसकी जो पूंजी होती है, पूंजी का मतलब क्या, तो बिजनेस में लगने वाला पैसा। जैसे कि अगर मुझे आज कंपनी चालू करनी है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा, और फिर काम के लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो ये जो पूंजी होती है वो काय में होती है, अंशों में होती है। और ये क्या होती है, हस्तांतरण नहीं होती है। मतलब मैं अपने अंश, अगर मान के चलिए कि मैंने रिलायंस कंपनी को 10,000 रुपये के मैंने अंश खरीदा, शेयर खरीदा, तो मैं वो 10,000 के अंश किसी और को दे सकता हूँ। मतलब इसकी जो पूंजी होती है वो क्या होती है, हस्तांतरणीय होती है, विभाजित होती है अंशों में। पूरा का पूरा 10,000, जैसे मैंने 10,000 दिया तो रिलायंस कंपनी को बनाने 10,000 रुपये तो नहीं लगे होंगे, उस कंपनी को बनाने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगे होंगे, तो विभाजित होती है। मेरे जैसे और बहुत सारे अंशधारक होंगे उस कंपनी के। सदस्यों का दायित्व साधारणतः क्या होता है, सीमित होता है। मतलब अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होता, उसका जिम्मेदार खुद कंपनी होती है। क्योंकि मेरा दायित्व क्या होता है, अंशधारकों का दायित्व या सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। मेरा दायित्व कितना है, मुझे लॉस भी होगा तो कितने का होगा, जितना मैंने वहाँ पे अंश लगाया। अगर मैंने रिलायंस कंपनी को मान के चलिए 10 लाख का लॉस हो गया, ऐसे तो हुआ नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, तो 10 लाख का लॉस हो गया, तो अब क्या होगा, 10 लाख के लॉस को मैं बियर नहीं करूँगा। मेरे 10,000 के शेयर थे ना, तो लॉस हुआ मतलब मेरे 10,000, शायद मुझे पैसा ना मिले, मेरे 10,000 नहीं मिलेंगे मुझे। बट इसलिए मेरा दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। मतलब कंपनी को ज़्यादा हानि होने की दशा में कंपनी खुद जिम्मेदार रहती है, ना कि उसके सदस्य जिम्मेदार रहते हैं। इसका अस्तित्व पृथक एवं स्थायी होता है। ये सदस्य से अलग होती है, मैंने आपको बताया, इसलिए पृथक होता है, सेपरेट होती है ये। और स्थायी होता है, मतलब ये लंबे समय तक चलती है। अंशधारकों को कुछ हो जाए, ऑनर को कुछ हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते जाती है। एवं विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। विधान द्वारा मतलब क्या, कंपनी को किसने बनाया, तो कानून बनाता है, विधान बनाता है। तो ये कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। क्या होती है, एक सार्वभौम मुद्रा। जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बताते हैं। अगर हम मुझे किसी चीज़ को, मैंने मान के चलिए मैंने एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, अनुबंध किया, तो मैं सिग्नेचर देता हूँ, तो मेरी पहचान क्या हो गई, मेरी सिग्नेचर हो गई। तो वैसे कंपनी की एक पहचान होती है जिसे हम क्या कहलाते हैं, सार्वभौम मुद्रा। जिस तरीके से जो नेचुरल व्यक्ति होता है, मतलब नैसर्गिक व्यक्ति है हम, तो नेचुरल पर्सन क्या करता है, सिग्नेचर करता है। वैसे आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं कंपनी लाइक, वो क्या करते हैं, अपनी कॉमन सील लगाते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़े, जैसे कि अंश हस्तांतरणीय होती है, सीमित दायित्व होता है, पृथक होता है, ये सब कंपनी की क्या है, विशेषताएं है। तो मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताया, और आप आई थिंक ये सफिशिएंट भी बता दिया मैंने आपको बहुत सारा। इसको हम डिटेल में आगे विशेषताओं में भी पढ़ने वाले हैं। सो कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम इनकी, क्या डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास प्रोफेसर चार्ल्स की डेफिनेशन है। देखते हैं इनका कहना क्या है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। मतलब कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसको कानून ने बनाया है, और इसका समामेलन कुछ उद्देश्य के लिए, इसको बनाने का कोई ना कोई रीज़न होता है, खासकर होता है लाभ कमाना। वैसे ही हमारे पास न्यायाधीश जेम्स की डेफिनेशन दी है। कंपनी का आशय सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हुए व्यक्तियों के संघ से। मतलब जब बहुत सारे लोग, प्रोफेसर जेम्स ये बोलना चाहते हैं कि जब बहुत सारे लोग क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए और कोई व्यवसाय करें, किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए काम करते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, हम कंपनी बुलाते हैं। वैसे ही हमारे पास प्रोफेसर लॉर्ड लिंडले की डेफिनेशन दी गई है। तो इनका क्या कहना है, तो पढ़ लेते हैं। कंपनी अनेक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं और किसी व्यापार या कारोबार में धन लगाते हैं और उसमें होने वाले लाभ और हानि का बंटवारा करते हैं। इस प्रकार एकत्रित संयुक्त पूंजी को मुद्रा में प्रकट किया जा सकता है, और यही कंपनी की पूंजी होती है। जो व्यक्ति इसमें अंशदान करते हैं वो कंपनी के सदस्य होते हैं, और पूंजी का वह अनुपात प्रत्येक सदस्य अधिकारी का होता है, वो अंश कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन बहुत बड़ी दी गई है, बट आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कंपनी क्या है, जहाँ बहुत सारे लोग अपना जितना पैसा या फिर कोई और सामान भी हो सकता है, जैसे इन्होंने लिखे है यहाँ पे कि अन्य संपत्ति, क्या वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, अन्य संपत्ति। आप देख सकते हो, पैसा ही लगाना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी और भी लगा सकते हो। तो जो व्यक्ति इस कंपनी को बनाने के लिए पैसा लगाता है
वो कहलाता है उस कंपनी का सदस्य, मतलब अंशधारक कहलाता है। और जो चीज़ अनुपात पूंजी में जो हिस्सा देता है, जैसे कि मान के चले मैंने एक कंपनी 10 लाख रुपए से बिजनेस चालू करी थी, वहाँ पे मैंने 10,000 रुपये लगाया, तो मैंने जो 10,000 रुपये दिया, मैंने लगाया, वो मेरा हिस्सा, वो मेरा अंश कहलाएगा। तो पूंजी का वह अनुपात जहाँ प्रत्येक अधिकारी, जो लास्ट लाइन लिखी है आपके पास, अधिकारी जो पैसा लगाता है उसे क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रोफेसर मार्शल या फिर न्यायाधीश मार्शल की डेफिनेशन क्या है। संयुक्त पूंजी एक पूंजी कंपनी, मतलब जो हमारी कंपनी है जिसे हम संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बुलाते हैं, एक कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा निर्मित, अदृश्य मतलब जो दिखती नहीं है, और एक अमूर्त मतलब जिसमें जान नहीं होती, ऐसी संस्था है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है और विधान द्वारा निर्मित होती है। हमारी नज़रों में कंपनी नहीं है। अगर हम बात करें तो हम एक कंपनी किसे बोले, हम बिल्डिंग को कंपनी बोलते हैं। तो जैसे अगर मुझे बैंक मान के चले कृत्रिम व्यक्ति है, या फिर मैं एक कंपनी का नाम दे देता हूँ ABC कंपनी, तो मुझे उसकी बिल्डिंग दिखेंगी, ठीक है, मैं इसे टच नहीं कर पाऊंगा, उसमें जान नहीं है। मैं बोलूँगा कि ABC कंपनी मेरे तरफ आओ, तो वो आने वाली नहीं है क्योंकि वो अमूर्त है। तो कंपनी क्या होती है, कृत्रिम होती है, इंसान बनाता है, अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, और क्या होती है, अमूर्त होती है, उसमें जान नहीं होती है। और दूसरी चीज़, ये वैधानिक होती है, इसे विधान बनाता है, कानून बनाता है, और ये कानून के द्वारा निर्मित होती है। वैसे ही हमारे पास और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन है कि अगर कंपनी राजनियम के द्वारा, राजनियम मतलब कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, और ऐसे अवच्छिन्न उत्तराधिकारी एवं उसकी सार्वभौमिकता होती है। देखो, बोलने का मतलब यह है कि कंपनी एक क्या है, फिर से बोला गया कृत्रिम व्यक्ति है, बार बार आ रहा है ये वर्ड। इसका वैधानिक अस्तित्व होता है, इसे कुछ उत्तराधिकारी प्राप्त होते हैं, और इसके सार्वभौम मुद्रा होती है, जिसे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सेम वापस जो कि माल वाली डेफिनेशन, वहाँ पे भी सेम बात की गई है कि किसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और एक कृत्रिम व्यक्ति है। हम बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो नया कंपनी अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित पंजीकृत कंपनी से है, या किसी विद्यमान कंपनी अथवा निर्माण एवं समामेलन इस अधिनियम के पहले वाले अधिनियमों में से किसी एक के अधीन हुआ है। देखो, बात बहुत सिंपल बोल रही है कि अगर कोई कंपनी है जिसका निर्माण इस वाले कंपनी अधिनियम मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 से हुआ है, वो क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। या इसके अलावा अगर कोई कंपनी जिसका समामेलन, जिसका रजिस्ट्रेशन पिछले कंपनी अधिनियम मतलब जैसे 1956 के हिसाब से किया होगा, तो वो भी क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। मतलब इनका बोलना बहुत सिंपल है कि अगर कोई कंपनी का समामेलन इस अधिनियम या इसके पहले वाले अधिनियम के हिसाब से हुआ है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारे लिए कंपनी कहलाती है। तो ये पूरी बातें मैंने आपको यहाँ पे इनके मीनिंग के बारे में और कुछ डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। मैंने पहले ही बोला कि इसका जो अर्थ था वही हमारी क्या बनती है, इधर विशेषताएं बनती है, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएंगी, और हम हर चीज़ की बात एग्जाम्पल के साथ करेंगे। सो देखते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि कंपनी जो है वो नियमों के अंतर्गत बनती है, एक पंजीकृत व्यक्ति होती है जो कानून के द्वारा इसे बहुत सारे अधिकार होते हैं, ये व्यक्ति जैसे होती है। इसका भले ही शरीर ना हो, इसका कोई आकार ना हो, क्योंकि ये आकार नहीं होता, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। इसे जैसे प्राकृतिक व्यक्तियों को जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, इन्हीं कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम संपत्ति क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो कंपनी भी क्रय विक्रय कर सकती है। जैसे हम अनुबंध कर सकते हैं, तो कंपनी भी क्या कर सकती है, दूसरे पक्षों के साथ अनुबंध कर सकती है। दूसरे लोगों के ऊपर वाद भी कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा किसी के साथ झगड़ा चल रहा हो तो हम उसके ऊपर केस करते थे, वैसे ही कंपनी का झगड़ा होने पर वो किसी दूसरे के ऊपर केस भी कर सकती है और दावा भी कर सकती है किसी चीज़ के लिए। तो इस तरीके से कंपनी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है वो सार्वभौम मुद्रा से मान के चले, उसकी जो सिग्नेचर होती है वो कंपनी की सार्वभौम मुद्रा होती है और उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है। जैसे कि मान के चलिए अगर मैंने एक अनुबंध किया किसी के लिए, तो उसका जिम्मेदार मैं कहलाऊंगा। अगर वो इंसान मुकर जाता है तो मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान था, मेरा दोस्त था, उसने 10 लाख का कर्ज ले लिया और मैंने एज अ गारंटर वहाँ साइन कर दिया। तो अगर वो नहीं दे पाता, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो
मुझे देना पड़ेगा उसका पैसा, तो उत्तरदायी मैं हो गया। वैसे कंपनी अगर सील लगा दे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हो जाएंगे? कंपनी हो जाएंगे। वैसे ही हमने बोले कि पृथक वैधानिक अस्तित्व, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके कि इसके कंपनी के सदस्य और ये कंपनी दोनों क्या होती है? अलग होती है। कंपनी अपने अंशधारियों को किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकती है, कंपनी अपने सदस्यों या मतलब अंशधारियों के साथ कोई भी अनुबंध कर सकती है, और सदस्यों पर मुकदमा भी मतलब केस भी कर सकती है, और जो हमारे अंशधारी होते हैं कंपनी के वो भी क्या कर सकते हैं? कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं अगर कोई गलत काम कर रहा है। जैसे मान के चलिए कि कंपनी कुछ गलत कर रही है तो अंशधारी उसके ऊपर केस कर सकता है, और अंशधारी कुछ गलत करे तो कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं? केस करते हैं, क्योंकि कंपनी और कंपनी के अंशधारी मतलब कंपनी के सदस्य ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं, मतलब इनका अस्तित्व क्या होता है? अलग होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। सीमित दायित्व, जैसे कि हमने पहले बोले कि जो कंपनी होती है उसके जो सदस्य होते हैं उन सबका दायित्व क्या होता है? उनके द्वारा खरीदे गए अंश अंकित मूल्य के बराबर, मैंने जैसे बोला 10,000 के अंश खरीदा था वहाँ तक सीमित होता है। हानि होने की दशा में कंपनी के ऋणदाताओं अंशधारियों को निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब मान के चलिए अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी उस अंशधारी की मतलब हमारी निजी संपत्ति में से पैसा नहीं दे सकती। मैंने जैसे आपको बताया कि रिलायंस कंपनी को 10 लाख का नुकसान हुआ और मैंने 10,000 रुपये के अंश खरीदे थे, तो कंपनी मेरे व्यक्तिगत संपत्ति को बेच के 10 लाख रुपये का पेमेंट नहीं कर सकती। वो ओनली मेरे से कितना ले सकती है? 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वाली अमाउंट ले सकती है जितना मैंने वहाँ पे पैसा लगाया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्थायी या शाश्वत अस्तित्व। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी की किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या फिर कोई दिवालिया हो जाए, इसे कंपनी के ऊपर अस्तित्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के बाद दूसरा अंशधारी आ जाता है, एक मालिक के बाद दूसरा मालिक आ जाता है, पर कंपनी के अस्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है? हमारा स्थायी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सार्वमुद्रा, जो कंपनी की सार्वमुद्रा होती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे हमारा नाम है, जैसे मेरा नाम अक्षय है तो कंपनी का भी नाम होता है, तो मैं अपने नाम के एक सिग्नेचर कर सकता हूँ। तो सेम कंपनी के हाथ पाँव तो नहीं होते, कंपनी क्योंकि हाथ पाँव क्यों नहीं होते? क्योंकि कंपनी क्या है? हमारा कृत्रिम व्यक्ति है, तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या लगाती है? अपनी सार्वमुद्रा लगाती है। मतलब उसकी सार्वमुद्रा ही उसके लिए क्या होती है? उसकी सिग्नेचर होती है। जिस तरीके से हमारे सिग्नेचर वैल्यूएबल होती है वैसे कंपनी की सिग्नेचर भी क्या होती है? एक वैल्यूएबल होती है, उसकी एक कीमत होती है। अगर सिग्नेचर मैंने कर दिया तो उसका उत्तरदायी मैं बन जाता हूँ, और कंपनी की सील लग गई तो उसका उत्तरदायी कौन बन जाएंगी? कंपनी बन जाएंगी। तो ये होती है हमारी सार्वमुद्रा। नेक्स्ट विशेषता हमारे पास है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सदस्यों की संख्या। तो पहली बात याद रखिए कि दो तरीके की कंपनी होती है, एक सार्वजनिक कंपनी, एक होती है निजी कंपनी। क्या होती है हम तो डिटेल में बात करने वाले हैं, फिलहाल आप बस कुछ नंबर्स को याद रख लीजिए। जो सार्वजनिक कंपनी होती है वहाँ कम से कम 7 लोग होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई ऐसा नंबर नहीं बताया गया है कंपनी अधिनियम में कि कितने भी हो सकते हैं। ऐसी कोई एक कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। निजी कंपनी में कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। अगर आप निजी कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और अधिकतम कितने होने चाहिए? 200। एक बात और याद रखेंगे कि 1956 के हिसाब से ये 50 थी संख्या। कितनी थी? 50, लेकिन अभी क्या हो गई है? 200 हो गई है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ज़रूरी है। स्वामित्व एवं प्रबंध में प्राथमिकता, जैसे कि जो स्वामित्व होता है प्रबंध होता है, मतलब एक ऑनर और एक क्या होता है? मैनेजमेंट। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा। कंपनी का स्वामित्व कौन होते हैं? अंशधारी होते हैं, और जो प्रबंध अंशधारियों के हाथों में नहीं होता बल्कि उनके चुने गए संचालकों के प्रति होता है। जब बात सुनिए, कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होते हैं वो होते हैं कंपनी के अंशधारी। कौन होते हैं? कंपनी के अंशधारी। और ये अंशधारी क्या करते हैं? जैसे अपन चुनाव करके अपना नेता चुनते हैं और जो MLAs MPs बनते हैं, तो सेम वैसे ही कंपनी में भी अंशधारी क्या करता है? वहाँ चुनाव होते हैं और अपना एक नेता चुनते हैं, और वो नेता क्या करता है? कंपनी को चलाता है। जैसे हमारे देश में हमारे नेता ही देश को चलाते हैं, तो सेम कंपनी में अंशधारी क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, और एक किसी को चुनते हैं, संचालक चुनते हैं, और वही क्या करता है? कंपनी का प्रबंध करता है। मतलब यहाँ जो पॉइंट लिखा है वो है स्वामित्व एवं प्रबंध में पृथकता, मतलब डिफरेंस होता है। ऑनर कोई अलग होता है, प्रबंध कोई और करता है। जैसे ऑनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। कंपनी का ऑनर होता है प्रबंध, कंपनी का जो ऑनर होता है, स्वामी होता है, वो होता है अंशधारी, और जो प्रबंध करता है वो कौन होता है? हमारा संचालक होता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास
प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था, जस्ट लाइक कि आपको पता है कि भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे मतदान होते हैं, हर चीज़ के लिए चुनना है तो हम मतदान करके चुनाव करते हैं। तो सेम कंपनियों में भी क्या पाई जाती है, सेम पॉलिसी पाई जाती है, प्रजातांत्रिक प्रणाली पाई जाती है, डेमोक्रेसी पाई जाती है। और वहाँ पे भी जो अंशधारी होते हैं वो अपने प्रतिनिधि मतलब संचालक जो होते हैं उनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऊपर वाले पॉइंट में। फिर नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र की सीमाएं। कंपनी की एक सीमा होती है कि कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है। वो पार्षद सीमा नियम जो होता है कंपनी का, ये डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हम इसके ऊपर आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये चीज़ याद रखेंगे कि पार्षद सीमा नियम जो होता है जिसका एक उद्देश्य वाक्य होता है, इसमें कुछ वाक्य होते हैं, 6 वाक्य होते हैं, उनमें से एक वाक्य होता है कार्यसीमा, मतलब कंपनी की मर्यादा है कि कंपनी उसके बाहर काम नहीं कर सकती। तो ये बात कहाँ लिखी रहती है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में। और कंपनी के अंदर क्या होने वाला है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, वो उसके पार्षद अंतर नियम में लिखा रहता है। ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। तो कंपनी की कार्यसीमाएं होती है, हर जगह कंपनी काम नहीं कर सकती, जहाँ गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वहीं पे कंपनी क्या कर सकती है, काम कर सकती है। या फिर जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय हम बता देते हैं कि हमारी कंपनी का कार्यक्षेत्र कितना है, हम अपने पार्षद सीमा नियम में इस बात का जिक्र कर लेते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं हम। अभियोग चलाने का अधिकार, जैसे देखिए कृत्रिम व्यक्ति होने के बाद जैसे अभियोग मतलब केस चलाने का, अनुबंध कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, संपत्तियां खरीद सकती है, ऋण ले सकती है। तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, जैसे नॉर्मल इंसान जो काम करता है वही काम कौन कर सकते हैं, कंपनी कर सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा है यहाँ पे कृत्रिम व्यक्ति होने के बावजूद, कृत्रिम है इसके बावजूद भी क्या कर सकती है, वो अनुबंध कर सकती है, ऋण लेने या ऋण देने का काम कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है और संपत्ति बेच सकती है। इवन कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या कंपनी के साथ, या फिर कंपनी किसी के साथ गलत करती है तो वो न्यायालय में जाके केस भी लड़ सकती है। फिर लाभ के लिए बनाया गया ऐच्छिक संगठन, तो पहले ये कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और ये ऐच्छिक संगठन है, जब बहुत सारे लोग किसी एक उद्देश्य, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो ये क्या कहलाता है, लाभ कमाना उद्देश्य हो गया, अपनी मर्जी से आ रहे हैं इसलिए ऐच्छिक संस्था है कंपनी, ये विशेषता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, अंशधारियों को जो हिस्सा दिया जाता है, लाभ का जो हिस्सा अंशधारियों को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। कंपनी को जो भी लाभ होता है वो अपने अंशधारकों को दे देती है, कुछ हिस्सा देती है, पूरा नहीं देती, वो हम आगे पढ़ेंगे लाभांश क्या होता है डिटेल में। बट आप मेन चीज़ याद रखेंगे कि अंशधारियों को जो लाभ में से हिस्सा दिया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा लाभांश कहलाता है। और ये किसको दिया जाता है, अंशधारियों को दिया जाता है। दूसरी चीज़ आपने बोले लाभ कमाने के उद्देश्य बनाई गई है, तो क्या इसके समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कंपनी अधिनियम में एक सेक्शन डाला गया इस बार कि कंपनी की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होंगी, और वो क्या होंगी, तो उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3%, जो 3 वर्षों का औसत लाभ होगा उसका 2%, 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। मतलब कंपनी के 3 साल की जितनी भी औसत कमाई होंगी उसका 2% जो भी अमाउंट आता है उसे सामाजिक सेवाओं के ऊपर, सामाजिक जिम्मेदारियों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। पूंजी का हस्तांतरणीय अंशों में विभाजन, पूंजी जो होती है कंपनी की वो अंशों में विभाजित होती है वो, और हस्तांतरणीय होती है। मतलब कंपनी को जब पैसा लगता है तो कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, और वो जो अंश होते हैं वो हस्तांतरणीय होती है, आराम से हस्तांतरण एक दूसरे को शेयर किए जा सकते हैं। मान के चलिए कि मैंने कंपनी रिलायंस कंपनी के 10,000 का अंश खरीदा हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको बेच सकता हूँ, इसलिए हस्तांतरणीय होती है। फिर ऋण लेने का अधिकार, कंपनी का जैसे समाम्मिलन हो जाता है कंपनी ऋण लेने का अधिकार मिल जाता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्माण एवं समापन, अगर कंपनी बनती लॉ से है तो बिगड़ती भी किससे है, लॉ से है। मतलब विधान द्वारा इसकी निर्मित होती है और विधान के द्वारा ही इसकी समाप्ति भी होती है। कंपनी एक सामाजिक संस्था है, कंपनी एक सामाजिक संस्था क्यों है, ऐसा बोला गया है कि कंपनी समाज के अंदर की जाती है, बनाई जाती है, समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, इसलिए एक वर्ड यूज़ किया गया है कि कंपनी एक क्या है, सामाजिक संस्था है। आई थिंक मैं आप लोगों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, और आई थिंक मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होंगी और आप पूरा टॉपिक बहुत आसानी से सीख गए होंगे, और एग्ज़ाम में आने वाला आप हर एक क्वेश्चन क्या बना पाओगे, बहुत आसानी से बना पाओगे। इस होप के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात या इंपॉर्टेंट बात मान लीजिए आपके लिए, अगर ये नोट्स चाहते हो आप
तो नीचे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए, वेबसाइट्स दिए गए, टेलीग्राम चैनल दिया है, व्हाट्सअप चैनल दिया है। तो आप सबसे पहले तो सब में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कहीं पे भी हम कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देते हैं। और नोट्स के लिए हम स्पेशली कि आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है आपको हर वीडियो के। और पिछले वीडियो देखना है तो आप क्या कर लीजिए, नीचे में ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। हमने एक और अच्छी बात आपके लिए लाए हैं कि आपकी पूरी कंप्लीट कोचिंग हम यहाँ कराएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हिंदी कंटेंट मिल नहीं पाता। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल चालू किया है। और हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, बट आपके सपोर्ट के बिना हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी का भला हो सके। एक कहावत भी है, कर भला सो हो भला। अगर आप खुद का भला करना चाहते हो तो दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचिए। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अब पढ़ाई कीजिए। एक बार पूरा वीडियो देख चुके होंगे, पूरी बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको ये टॉपिक फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।